Good afternoon to all of you. A very good afternoon. So आज के इस सेशन में we will discuss federalism. Federalism. फेडरलिज्म देखिए, अलग अलग थिंकर्स का फेडरलिज्म को लेकर के अलग अलग व्यू पॉइंट है। कुछ थिंकर्स का फेडरलिज्म को लेकर के कहना है कि जैसे कि एक है MP सिंह, इनका कहना है कि फेडरलिज्म एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, कि ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है और अगर आपको फेडरलिज्म को समझना है तो इसको सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा हमको। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो इंडियन फेडरलिज्म हो या वो USA का फेडरलिज्म हो, दोनों ही एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। USA का फेडरेशन भी अगर देखोगे तो ऐसा नहीं है जैसा वो पहले हुआ करता था, चेंजेस आए हैं। एंड आज के टाइम पे हमको सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड देखने को मिलता है, सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड इन फेडरलिज्म। तो देखिए 1989 से 1989 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं देयर हैज बीन स्ट्रेंथनिंग इन पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो सरकारें हैं आपकी स्टेट की, इनकी पावर कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इकोनॉमिक पॉलिसी नई आ गई 1989 के बाद। आपको पता है कि 1991 में LPG रिफॉर्म्स लाया जाएगा, तो इकोनॉमिक पॉलिसी नई आएगी। और दूसरा रीज़न था कोएलिशन पॉलिटिक्स आ गया। कोएलिशन पॉलिटिक्स का मतलब ही है कि जो भी स्टेट की पार्टीज होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं विल सी दैट रीजनलाइजेशन प्रमोट हो रहा है। तो जो स्टेट की पार्टीज होती हैं, ये सभी पार्टीज के जो नेता होते हैं, क्योंकि देखिए डोमिनेंट पार्टी सिस्टम अभी नहीं था, अभी रिसेंटली बीजेपी के चलते अब दोबारा से डोमिनेंट पार्टी सिस्टम हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये 2014 से स्टार्ट हुआ है। 2014 से पहले अगर हम देखें, 1989 से 2014 तक कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर था। ठीक है, सो दिस इज देयर। Mandeep, in the previous class you have told to attend live answer writing class, otherwise no answer will be evaluated. It's not possible to attend every live class because okay you have a field job. In that case, Mandeep, देखिए अब मैं पुराने वाले नहीं चेक कर सकती हूँ बिकॉज इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो आते रहते हैं। ठीक है, एंड दे कीप ऑन एडिंग। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं मनदीप कि आप एक बार आंसर राइटिंग ग्रुप में अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, वेन एवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे मिलेगा मैं चेक करके आपको भेज दूंगी। अनदर थिंग इज कि बाकी जो आंसर राइटिंग के मैं सेशंस लेती हूँ तो उसमें मैं आपको बताती भी हूँ कि इस आंसर में आपको क्या लिखना चाहिए था, कौन कौन से पॉइंट्स के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे, कौन सा पॉइंट आपने मिस कर दिया। जो भी पॉइंट आपने मिस किया है उस पॉइंट को मिस करने के आप 1 या 2 मार्क्स अकॉर्डिंगली यू कैन डिडक्ट फ्रॉम योर फाइनल स्कोर। तो ऐसा नहीं है, मैंने डिस्कस भी किया है। जैसे बच्चों की मैं शीट्स चेक करती हूँ तो उन्होंने जैसा आंसर लिखा होता है उस हिसाब से आई कीप ऑन टेलिंग, तो उसको उसको देख करके आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने आंसर में क्या लिखना चाहिए था। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो आप लिख करके भेज दीजिए, जब भी मेरे पास टाइम होगा आई विल चेक इट। अदरवाइज देखिए कोई कोर्स 4 महीने पहले 5 महीने पहले का कोई आप आंसर लिख रहे हो एंड देन 5 महीने बाद आप आ रहे हो कि चेक कर लीजिए, सो दैट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट। जब भी टाइम होगा आई डेफिनेटली डू इट। ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट बिकॉज इवन आई कैन नॉट मेरे पास में बाकी सब काम भी रहता है। तो एक बार लेकिन नोटिफाई कर देना कि मैम मैंने आंसर लिखा है और ये वाला, जब भी आपको टाइम मिले चेक कर दीजिएगा। आई चेक इट जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, बैच 8 के ग्रुप में आपको ऐड करना है मनोज। ये बैच 7 की क्लास है।
ठीक है। तो बैच 8 की क्लास मनोज रहेगी 4 बजे at 4 p.m. तो at 4 p.m. I'll give you the link for batch number 8। ठीक है, वहां से आप फिर फॉलो कर पाएंगे। हाँ, ओके। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर मनदीप आपने भी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी बैच नंबर 8 के सेशंस देखना, क्योंकि ये ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे आपके पास में। ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लाइव क्लास में भी आ सकते हो, इसमें आंसर राइटिंग भी लाइव होती रहेगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप चेक करवाना चाहते हो, आंसर राइटिंग ग्रुप में आप सबमिट कर देना, वहाँ पर आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है, फीडबैक। यू आर ऑल्सो अटेंडिंग बैच नंबर 8। ओके ओके, जस्ट टू इन्फॉर्म मी, नो इश्यूज। बच्चे भेजते रहते हैं जब भी आंसर राइटिंग सेशन होता है, whenever I get time, तो मैं ऊपर से स्क्रॉल करके जो भी क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे होते हैं मैं उनको चेक करती रहती हूँ। ठीक है। करंटली मुस्कान आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है बैच 7 एंड बैच 8 दोनों के लिए एक कोर्स चल रहा है जिसमें बैच 7 के बच्चे भी आ सकते हैं। ठीक है। Okay, if you have already submitted and just waiting for my evaluation, I'll definitely do it, Mandeep. You'll just have to wait for it. Actually, probably even I am busy these days with all the sessions, and I am also working on current affairs. I'm also working on your IGP section. I'll definitely check it tonight, your answer sheet. Okay, if you are not able to come live, then I'll check and submit in the answer writing group. I hope you have the link for answer writing group. That is given in batch 8. On the top of that, there is a post that I have pinned. Click on that and you'll be automatically added to the answer writing group. If you are part of it, then that's good. ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है हमारा दैट इज फेडरलिज्म। ठीक है। एंड हम देखते हैं कि आज के टाइम पे 1989 से दो चीज़ों की वजह से सेंट्रलाइजेशन हम देखते हैं कि इवन तो बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो भी स्ट्रेंथन हुई है। रीजन उसके दो थे। एक तो मैंने आपको बताया कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, दिस इज द फर्स्ट रीजन। नेक्स्ट इज कोएलिशन पॉलिटिक्स। इट्स ओके मनदीप, यू कैन गो। कोएलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है। तो हम देखते हैं कि बार्गेनिंग पावर स्टेट की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट इसमें बलवीर अरोड़ा करके एक स्कॉलर है, बलवीर अरोड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। आपको एक्सपर्ट्स के नेम यहाँ पर लिखने होंगे अपने आंसर में। तो ये डिस्क्राइब करते हैं कि आज के टाइम पे, देखिए पहले हम बोलते थे कि इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल कंट्री, यानी प्योरली फेडरल नहीं है, क्वाजी फेडरल है। लेकिन बलवीर अरोड़ा का कहना है स्टेट गवर्नमेंट की पावर इतनी बढ़ गई है कि आज के टाइम पे इंडिया इज मूविंग फ्रॉम क्वाजी फेडरल टू क्वाजी कॉन्फेडरल, टू क्वाजी कॉन्फेडरल, क्वाजी कॉन्फेडरल। देखिए ये होता है, फिर भी इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस होती है, लेकिन कॉन्फेडरल इज समथिंग विच इज वेरी वीक, विच इज वेरी वीक। ठीक है, वीक, जहां पर सभी स्टेट्स रहेंगे साथ में, तो धीरे धीरे ये होता जा रहा है। अब इसी में हम देखते हैं कि 2014 से ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी गॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 2014। तो ये एक सॉर्ट ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम है। अब वैसे आज या कल में एक क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, और ये सब चीज़ों को पार्टी सिस्टम बेसिकली कवर किया जाएगा हमारा। ठीक है। इसके अलावा एक और स्कॉलर है फेडरलिज्म को लेकर के, सुहास पालेशकर। सुहास पालेशकर सुहास पालेशकर का कहना है कि आज के टाइम पे बीजेपी का जो सिस्टम है,
that is emerging. So we see centralizing trends again. Centralizing trends again, we are seeing that. इसी में एक और स्कॉलर हैं केसी वियर. He is also ethnocentric. Ethnocentric क्योंकि ये क्या कहते हैं कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल कंट्री है. India is a quasi federal country. So he basically takes USA federalism as the model. And since Indian Federation is not modeled on USA, he concluded that India is quasi federal. इनका मानना है कि यूएसए का जो फेडरलिज्म है ये ही फेडरेशन का असली मॉडल होता है. ठीक है. तो यानी बाकी सब जहां पर यूएस जैसा मॉडल फॉलो नहीं होता है जैसे कि इंडिया में, तो इंडिया एक फेडरल कंट्री नहीं है, इंडिया एक क्वाजी फेडरल है, ये कहना है इनका. ऐसे ही दूसरे थिंकर हैं, इसमें आ जाते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन. इनका कहना है कि हर एक फेडरेशन जो होती है वो यूनिक होती है. इट इज सुई जेनरस, यानी अपने आप ही इमर्ज होती है. ऐसा नहीं है कि दूसरी से इन्फ्लुएंस्ड होगी या दूसरी जैसी ही होगी. और इंडियन फेडरेशन भी ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं कि इंडिया में जो हमें फेडरलिज्म देखने को मिलता है, जो फेडरेशन हमें देखने को मिलता है इंडिया में, इंडियन फेडरेशन भी एक यूनिक मॉडल है. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिक सर्कमस्टांसेस. It is also the product of unique circumstances. इंडिया ने कुछ यूनिक सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं. कोई भी कंट्री हो, कोई ऐसी कंट्री जो भी सेशनिस्ट ट्रेंड्स अगर मान लीजिए कि फेस करती है, तो उसका मॉडल ऐसा होगा ही जिसमें सेंटर स्ट्रांग होगा. जैसे इंडिया में भी हम देखते हैं पंजाब खालिस्तान की डिमांड कर रहा था, बोडोलैंड की डिमांड की जाती है, अलग कंट्री की डिमांड की जाती है. ठीक है. तो ऐसी जगहों पे जहाँ पर भी हमें सेशनिस्ट ट्रेंड दिखते हैं, सेशनिस्ट ट्रेंड मतलब जहाँ के जो स्टेट्स होते हैं ये लोग चाहते हैं कि यहाँ से बेसिकली हटा करके यू नो इनको इनका एक इंडिपेंडेंट नेशन बनना चाहिए. जहाँ पर भी ऐसे ट्रेंड्स होते हैं हमेशा उन कंट्रीज में सेंटर को स्ट्रांग ही रखा जाता है, जैसे कि इंडिया के केस में हुआ है. ठीक है. एंड चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, अगर यूएसए में भी सेशनिस्ट ट्रेंड्स होंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें देखने को मिलेगी ही कि वहां पर सेंटर को इस तरीके से ट्रेंड बेसिकली ऐसा रहेगा. ठीक है. इसके अलावा एक और फेडरलिज्म पे आप व्यू लिख सकते हैं प्रोफेसर एनपी सिंह का. प्रोफेसर एनपी सिंह का क्या कहना है? ही सेज दैट कि जो कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मींस कि सेंटर और स्टेट मिल करके काम करें. ठीक है. फेडरेशन का मतलब है कि सेंटर और स्टेट है यहाँ पर. ठीक है. तो हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सबसे पहले डिक्शनरी में जो डाली गई थी, थ्योरी ऑफ फेडरेशन में जो ये डाली गई, ये वर्ड 1930s में डाला गया जब यूएसए ने इंट्रोड्यूस किया था वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट. आपको मैंने बताया था जब हमने पीएसआईआर पढ़ा था, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था कि 1930s तक क्लासिकल लिबरलिज्म था, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से 1930 में आगे जा करके लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी होगी इसको मॉडिफाई करेगी, मतलब रिफॉर्म्स लेकर के आएगी. एंड दैट्स व्हेन वी सी कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा. तो द टाइम एट विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was written, by that time cooperative federalism was a well established concept. It was a well established concept.
इसीलिए हम देखते हैं कि इंडियन उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भी बात की जाती है। और नीति आयोग के साथ में तो पता ही होगा आपको कि गवर्नमेंट इज मेकिंग सो मच एफर्ट्स टू मेक श्योर कि स्टेट और सेंटर साथ में मिलकर के काम करें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये देखिए, बहुत सारे व्यूज हैं फेडरल दिस फेडरेशन से रिलेटेड, फेडरलिज्म से रिलेटेड। आप कोई भी व्यूज उठा करके अपना उसमें लिख सकते हैं कि इस थिंकर के अकॉर्डिंग फेडरलिज्म इज लाइक दैट। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, विल कवर salient features of Indian Federation. What are the salient features of Indian Federation? It's too cold here. पहला तो ये है, देखिए जैसे यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डुअल फेडरलिज्म। डुअल फेडरलिज्म, यहाँ क्या होता है, सेंटर के पास में अपनी पावर होती है, सेंटर अपना काम करती है, स्टेट के पास में अपनी होती है, स्टेट अपना करती है। इन केस ऑफ इंडिया यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर के काम करते हैं। स्टेट के पास में भी पावर होती है, सेंटर के पास में भी होती है, कोऑपरेटिव वे से काम करते हैं। ठीक है, तो डुअल फेडरलिज्म का मतलब है कि दो गवर्नमेंट्स हैं, लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब दो, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट होते हैं ना, कि मान लीजिए कि एक में आपने पानी रखा है, ठीक है, दो कंपार्टमेंट है इसी बॉटल में, लेट्स से, ठीक है, ये एक ऐसे बॉटल है, इसमें आपने वाटर रखा है और इसमें आपने मान लीजिए ऑरेंज जूस रखा है। तो वाटर टाइट है ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ पर ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर देर इज अ लेयर लाइक दैट। तो डुअल फेडरलिज्म बिल्कुल ऐसा है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह है, जिसमें इंडिपेंडेंट होते हैं सेंटर और स्टेट के फंक्शंस और इनकी पावर्स। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होता है। वी सी इंटरडिपेंडेंस हियर, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होगा, यहाँ पर रादर इंटरलॉकिंग होती है। वी सी इंटरलॉकिंग हियर, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर स्टेट्स यूनियन गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, मान लीजिए स्टेट डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, स्टेट के पास में अपने फाइनेंसेस नहीं होते, फाइनेंसेस के लिए यही सेंटर पे डिपेंड करती है, सेंटर इनको फाइनेंस देती है। वैसे ही यूनियन भी डिपेंडेंट होती है स्टेट पे फॉर इम्प्लीमेंटेशन। जो भी यूनियन की सेंटर के लॉज होते हैं, जो भी सेंटर की पॉलिसी आती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लोग स्टेट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होता है। तो इसीलिए इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म। इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म। यूएसए की तरह नहीं है, यूएसए में लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म है। लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म है यूएसए में, इंडिया में एग्जीक्यूटिव फेडरलिज्म है। जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बेसिकली। तो इंडिया में हम देखते हैं, इंडिया में जो इम्पोर्टेंस है स्टेट की, वो एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में प्रोफेसर एनपी सिंह का कहना है कि ज्यादातर केसेस में होता क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आइडिया की तरह ही रहता है, इन प्रैक्टिस जो चलती है इंडिया में वो चलती है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। वैसे इंडिया के केस में बोला तो जाता है कि इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और यूएस में डुअल फेडरलिज्म है, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर आप देखो, वो तो ऑन पेपर है, इन प्रैक्टिस बार्गेनिंग फेडरलिज्म चलती है इंडिया में।
बार्गेनिंग फेडरलिज्म का क्या मतलब है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जो स्टेट होते हैं वो सेंटर से बार्गेन करते रहते हैं कि हमको इतने फंड्स चाहिए, हमको स्पेशल स्टेटस चाहिए। जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे जो स्टेट्स हैं, स्पेशल स्टेटस की डिमांड करते हैं। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और बार्गेनिंग फेडरलिज्म का डिफरेंस क्या होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि यहाँ पर ट्रस्ट होगा दो लेवल की गवर्नमेंट पे, यानी सेंटर का स्टेट के ऊपर, स्टेट का सेंटर के ऊपर देयर इज अ ट्रस्ट। तो इसका मतलब है कि आपस में ये लोग कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को कंसल्ट करेंगे। इस केस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में म्यूचुअल ट्रस्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसा होने वाला है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी के वर्ड्स में अगर हम कहें, जैसे मोदी जी ने जब से पावर में आए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं टीम इंडिया। यूजेस द वर्ड टीम इंडिया। तो सेंटर इसमें एक तरीके से फ्रेंड की तरह एक्ट करता है, एक तरीके से गाइड की तरह एक्ट करता है, या फिलोसोफर की तरह एक्ट करता है जो गाइड करता है स्टेट्स को। बार्गेनिंग फेडरलिज्म इज डिफरेंट। ये तो मैं आपको कोऑपरेटिव के बारे में बता रही थी। अब बारी आती है बार्गेनिंग फेडरलिज्म की। बार्गेनिंग फेडरलिज्म थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें बार्गेनिंग होती है, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म में हम देखते हैं इसमें एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो सेंटर होता है वो एक तरीके से बिग बुलिंग ब्रदर की तरह, जैसे बड़ा भाई होता है, ठीक है, बुली करता है, तो सेंटर वैसे एक्ट करता है। यानी सेंटर एक तरीके से पेट्रियार्क की तरह एक्ट करता है, हायर अथॉरिटी की तरह काम करता है। और इसमें बार्गेनिंग पावर सेंटर के पास में ज्यादा रहती है। एंड इस फेडरलिज्म में हमें देखने को मिलता है कि जो स्टेट्स की पोजीशन होती है वो डिसएडवांटेजियस होती है, डिसएडवांटेजियस पोजीशन होती है। वाई डिसएडवांटेजियस पोजीशन? बिकॉज इस केस में स्टेट्स जो हैं वो सेंटर से डिमांड करेंगे फंड्स की, ठीक है, कोई भी स्पेशल स्टेटस की, तो वो बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसको हाईलाइट करते हैं एमपी सिंह, एनपी सिंह बेसिकली। एंड इनका कहना है, देखिए, यूएसए अगर हम फीचर्स में आप बात कर रही हूँ तो यूएसए के केस में डुअल फेडरलिज्म होता है, इंडिया के केस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड एनपी सिंह कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ज्यादा बार्गेनिंग फेडरलिज्म प्रैक्टिकल पर्पस में, जिसमें टीम इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो कहा है टीम इंडिया के बारे में, लेकिन कहीं तो इसमें दो टाइप की चीजें होती है, कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है, और एक हो गया बार्गेनिंग, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट्स को बार्गेन करना पड़ता है। तो आपको पता ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन चीज़ों में पिछले कुछ सालों में बहुत काम किया है फेडरेशन के उसमें। एंड काफ़ी सारी इनकी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं, जैसे इनका जो विजन है दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव, कि आपस में स्टेट जो है compete करें और कोऑपरेट भी करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यानी देखिए, एक तो साथ में मिलकर के कोऑपरेट करेंगे तो टीम इंडिया में इंडिया का ही फायदा होगा, हमारी कंट्री का फायदा होगा। कॉम्पिटिटिव में ये होता है एक तरीके से ये compete करेंगे एक दूसरे से, तो करते करते compete कहीं ना कहीं इनके लेवल्स में भी बहुत सुधार आएगा। तो वही चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है जो मोदी जी बात करते हैं। तो कोऑपरेटिव के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में भी बता देती हूँ। लेट मी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। देखिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एक नियो लिबरल आइडिया है। मतलब आपस में compete कराना है तो नियो लिबरल आइडिया हो गया ये, ठीक है। इसमें इसमें मेन जो फोकस रहता है वो रहता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का, एंड मैक्सिमम गवर्नेंस।
ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का बेसिकली रहता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है देयर विल बी, क्योंकि न्यू लिबरल आइडिया है, देयर विल बी रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। हमने पहले भी देखा था जब हमने न्यू लिबरल आइडियोलॉजी देखी थी कि एवरी टाइम देर इज न्यू लिबरल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें स्टेट का रोल नहीं होगा, तो देर विल बी रोलिंग बैक ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी स्टेट के डेवलपमेंट फंक्शंस होती हैं, डेवलपमेंट फंक्शंस होते हैं जितने भी स्टेट के, ये सभी वापस ले लिए जाते हैं एंड स्टेट ये परफॉर्म नहीं करेगा अब डेवलपमेंट फंक्शंस, रादर वैक्यूम जो क्रिएट होता है, क्योंकि स्टेट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली ये जगह वैक्यूम हो जाएगी, खाली हो जाएगी, स्टेट की जगह अब कौन करेगा, इसको फिलफिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर को, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की वी सी दैट। ठीक है, और ऐसी पॉलिसीज को बढ़ावा दिया जाता है जिसके चलते ऐसे स्टेट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सके, क्योंकि स्टेट कब तक करेगा, राइट। तो न्यू लिबरल में क्या होता है कि स्टेट का रोल ना हो करके प्राइवेट सेक्टर का रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर शुड टेक ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसी को लेकर के बलवीर अरोड़ा हैं, अकॉर्डिंग टू बलवीर अरोड़ा, प्रोफेसर बलवीर अरोड़ा, इनका कहना है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंडिया के केस में एडिक्वेट नहीं है। क्यों एडिक्वेट नहीं है? क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सिचुएशन रहती हैं, वैरी करती हैं सिचुएशंस इंडिया में, तो इसके चलते अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा। कैसे? देखिए, इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर, जैसे यूपी जैसे जो स्टेट्स हो गए, यूपी जैसे स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तरांचल हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सभी पहाड़ी इलाके हैं, दे आर हिली स्टेट्स, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है कंपैरेटिवली, साथ ही साथ यहाँ पर हाई टेरेन होने की वजह से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और उन सब में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से अगर आप इन सभी स्टेट को आपस में compete करवा रहे हो तो ये एक तरीके का अनफेयर कंपटीशन है, क्योंकि किसी किसी स्टेट में आप देखोगे कि फॉरेस्ट लेवल है बहुत अच्छा है, किसी स्टेट में नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, किसी स्टेट में गरीबी ज़्यादा है, तो अलग अलग यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जो स्टेट्स होंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट, वो पॉवर्टी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि आयरन ओर और ये सब चीज़ों का आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब स्टेट्स में मिनरल रिजर्व्स नहीं है, कुछ स्टेट्स में बिल्कुल नहीं होंगे, तो इसमें अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा और जिसके चलते बैलेंस डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इट इज नॉट गुड, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इज नॉट गुड। तो फेडरलिज्म के आइडिया में सबसे पहले इंडिया किस टाइप का फेडरलिज्म है, वो हमने देखा कि अलग अलग थिंकर्स का अलग अलग कहना है फेडरलिज्म से रिलेटेड। फिर हम फीचर्स देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा कि कुछ प्रकार के फेडरलिज्म होते हैं। एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है जो हम कवर कर चुके हैं, देन बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता है, अभी हमने कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कवर किया। अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो आज के टाइम पे यूनियन ने, सेंटर ने कुछ स्टेट्स को, उनका जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था वो अबॉलिश कर दिया और एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच दी, जिसके चलते सेंटर की जो पावर्स हैं वो अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसको लेकर के एलपी सिंह का कहना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने आज के टाइम पे स्पॉइल्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, स्पॉइल्स सिस्टम,
स्पॉइल सिस्टम का मतलब होता है बेनिफिट योर ओन सपोर्टर्स। जो भी आपके सपोर्टर्स हैं उन्हीं को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि बीजेपी की जो सरकार होगी, जिस जिस स्टेट में बीजेपी रहेगी, वो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा उन्हीं को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। बेसिकली किसके अंडर में? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया। उसके केसेस में हम देखते हैं कि आगे प्लानिंग कमीशन ने एक अप्रोच दी थी, ठीक है। एक प्लानिंग कमीशन में एक अप्रोच थी पहले। प्लानिंग कमीशन तो मुस्कान अब हो चुका है अबॉलिश, ठीक है, 2015 में। उसके बाद नीति आयोग आ गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक अप्रोच फॉलो होती थी, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होती थी बेसिकली। गादगिल फॉर्मूला फॉलो होता था, इफ यू नो अबाउट इट। गादगिल फार्मूला एक ऐसा फार्मूला था जिसमें कुछ ऐसे स्पेशल स्टेट्स थे जो गरीब हैं बहुत, तो उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाला जाता था, और उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ उसमें फायदा मिलता था, बेनिफिट मिलता था, कंसेशन ज़्यादा मिलते थे, या स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस के अंदर उनको पैसा ज़्यादा देती थी सरकार उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो गादगिल फार्मूला को अब हटा दिया गया, प्लानिंग कमीशन भी चला गया, गादगिल फार्मूला भी हटा दिया। तो आज के टाइम पे एनपी सिंह का कहना है ये हटाया इसलिए है ताकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अभी है उनके सपोर्ट में जितने स्टेट रहेंगे उनको बेनिफिट मिल जाएगा, उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा उन स्टेट्स को। और जहां पर उनके सेंटर में नहीं है, मतलब जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी को, वहां कम पैसा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्पॉइल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं एनपी सिंह। इसके अलावा बेसिक डिफरेंस देखिए ये रहता है, यूएसए और अगर हम इंडिया का फेडरेशन देखें, तो यूएसए में जो फेडरेशन है वो सिमेट्रिकल है, इट इज सिमेट्रिकल। इंडिया में जो फेडरेशन हमें देखने को मिलता है दैट इज एसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि सभी स्टेट्स यूएसए के केस में इक्वल हैं, इक्वल है, सभी के पास में यूनिफॉर्म स्टेटस है। यानी सभी के पास में, हर एक स्टेट के पास में दो वोट्स हैं, हर एक स्टेट से, इन टोटल इनके सेनेट में अगर आप देखोगे तो 100 रहेंगे स्टेट्स, 100 सीट्स होती हैं, 50 स्टेट्स हैं वैसे तो, और हर एक स्टेट से दो सीट्स रहती हैं, तो दो वोट्स के हिसाब से हो गया। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एसिमेट्री है। जैसे यूपी में से अगर आप देखोगे राज्यसभा में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, बाकी जो दूसरे स्टेट्स हैं उनकी कंपैरेटिवली कम सीट्स हैं। समझ में आया? तो इंडिया में जो फेडरेशन हमको देखने को मिलता है दैट इज एसिमेट्रिकल। तो इसके बारे में अगर हम देखें कि यूएसए के साथ में कंपेयर करते हैं, सभी स्टेट्स इंडिया में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के पास में अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन और मान लो 90 वोट्स है तो यूपी के पास में भी 90 रहेंगे, नहीं, यहाँ पर ज्यादा रहेंगे, ठीक है, 250 या फिर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग दैट। सो राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन रहती है वो इक्वल नहीं होती है स्टेट्स की, इंडिया के केस में। इसके अलावा कुछ स्पेशल स्टेटस भी दिए गए हैं, ठीक है, जैसे आर्टिकल नंबर 370 था, ठीक है, आर्टिकल नंबर 370 ये तो हटा दिया है अभी जम्मू एंड कश्मीर के केस में। लेकिन हम इसके अलावा भी दूसरे देखते हैं, जैसे नागालैंड एक स्टेट है हमारा जिसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो 5th शेड्यूल में डाले गए हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो 6th शेड्यूल में डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं एसिमेट्री प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल नहीं है इंडिया के केस में। लेकिन उसी बारे में, इसी एसिमेट्री के बारे में एक स्कॉलर है एल्फ्रेड स्टेफन। इनका कहना है कि इंडिया में जो एसिमेट्री है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी को अनेबल करता है। दिस इज डेमोज एनेबलिंग, ये डेमोक्रेसी के हिसाब से अच्छी चीज है। यूएसए के केस में
ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यूएसए में चाहे बड़ा साइज हो स्टेट का है चाहे छोटा हो, ज्यादा पॉपुलेशन हो चाहे कम पॉपुलेशन हो, ये डेमोग्राफी को एनेबल नहीं करता है। इट इज डेमोस कंस्ट्रेनिंग, कंस्ट्रेनिंग ये बोला जाता है। ये एल्फ्रेड सीफन का कहना है। तो यानी इंडिया का जो मॉडल है ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि इसमें राज्यसभा में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। जिस भी स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है उस हिसाब से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई है। दिस इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए आइडिया यही है कि नो सिटीजन सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेज, किसी को भी डिसएडवांटेज यहाँ पर नहीं होगा, कि वो छोटे स्टेट में रह रहा है या बड़े स्टेट में रह रहा है उसको कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पे ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दी गई है। तो ये फायदा है, इंडिया की जो एसिमेट्री है उसका फायदा है। ठीक है। हाय प्रंजल, एक दो दिन के लिए जो क्लास मैंने रखी है 9 बजे की रखी है, आपका 20th से, आज और कल के लिए है बस। 20 तारीख से जो आपकी क्लास होगी 20 से लेकर 31 तक, जब भी है सेशन आपके, तो क्लास का टाइमिंग 2 बजे रहेगा, 2 PM टू 3:30 PM। वो फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये टाइमिंग्स ऐसे रहेंगे आपके। इसके अलावा ये भी कहना है अल्फ्रेड स्टीफन का कि इंडिया का जो मॉडल है, इवन दो एसिमेट्री है इंडिया में, लेकिन इंडिया का मॉडल बेटर मॉडल है। बेटर मॉडल है, इसीलिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री को अगर फेडरलिज्म का मॉडल फॉलो करना चाहिए तो वो इंडिया का मॉडल फॉलो करना चाहिए, यूएसए का मॉडल फॉलो नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि यूएसए का जो मॉडल है इट इज कमिंग टुगेदर मॉडल, मतलब सारे स्टेट्स बस साथ में आ गए, तो दैट इज अ कमिंग टुगेदर मॉडल। इंडिया के केस में इट्स नॉट कमिंग टुगेदर, इंडिया के केस में है होल्डिंग टुगेदर मॉडल, क्या आपस में साथ में ही रहना है, अपनी चॉइस से नहीं आए हो लेकिन साथ में ही रहना है, होल्डिंग टुगेदर मॉडल है। तो यानी यूएस का जो मॉडल है कमिंग टुगेदर मॉडल है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है कि जो फोर्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं इट इज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, मतलब जो ज्यादा पावर दी गई है वो स्टेट को दी गई है, स्टेट्स को दी गई है। इंडिया के केस में इट इज सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर में ज्यादा पावर होती है, सेंट्रीपिटल। तो यानी सेंटर के पास में ज्यादा पावर है, ये होल्डिंग टुगेदर है, लेकिन स्टेट्स के पास में नहीं है, सेंटर होल्ड करके रखती है सभी स्टेट्स को साथ में। तो हमने ये कुछ सेलिंग फीचर्स देखे हैं आज फेडरलिज्म के। अब आगे एक और चीज देखते हैं कि हमारा, देखिए, जो पार्टी सिस्टम है और एक होता है फेडरल सिस्टम, दोनों में क्या डायनेमिक्स है। एंड फेडरल सिस्टम, व्हाट आर द डायनेमिक्स बिटवीन पार्टी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम। देखिए, आइडियली तौर पे अगर देखा जाए तो जो फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम के लिए हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत होती है, आइडियल सिचुएशंस में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखिए फेडरल में प्रेसिडेंशियल में ये रहता है कि यहाँ पर पार्टी सिस्टम नहीं रहेगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम देखेंगे इट इज बेस्ड ऑन पार्टी सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को डिस्टॉर्ट कर देता है। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिपेंड नहीं करता है पार्टी सिस्टम पे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट को देखिए, पार्टी सिस्टम मींस पार्लियामेंट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो भी पार्लियामेंट में सरकार बनाएगी, जैसे बीजेपी ने सरकार बनाई, तो हम देखेंगे कि जो भी स्टेट्स बीजेपी रन स्टेट्स होंगे, जितने भी, उनको तो फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन बाकी सबको नहीं मिलेगा। जो कांग्रेस है या दूसरी पार्टीज हैं जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, उनको फायदा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी फेडरलिज्म में, यहाँ पर डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पर सेंट्रलाइजिंग ट्रेंड ज्यादा रहेगा। प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता, इनको पार्टी सिस्टम से लेना देना नहीं होता। तो पार्टी सिस्टम एंड फेडरलिज्म एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट
चीज है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, इट इज नाउ एन एक्सप्लिसिट फैक्ट, ये बहुत ही एक बड़ा फैक्ट है इंडिया के अंदर, कि देर इज नो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, देर आर ओनली पार्टी पार्टी डिस्प्यूट। कोई भी आप सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट देख लीजिए, अगर बीजेपी रन गवर्नमेंट है और स्टेट में भी बीजेपी की ही, बीजेपी रन स्टेट ही है, तो इनके बीच में कभी डिस्प्यूट नहीं होगा। हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट तब होता है जब सेंटर में कोई और पार्टी हो और स्टेट में कोई और पार्टी हो, तभी हमें डिस्प्यूट ज्यादातर देखने को मिलता है। तो दिस इज अ फैक्ट इन इंडिया कि देयर इज नो सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। सेंटर स्टेट डिस्प्यूट नहीं है। रियलिटी में अगर कोई डिस्प्यूट होगा भी, तो दैट इज नॉट सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, इट इज पार्टी पार्टी डिस्प्यूट। दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट रहता है, इट इज पार्टी पार्टी डिस्प्यूट। कैसे? क्योंकि इंडियन मॉडल देखिए इस तरीके से फंक्शन करता है, एक फ्रिक्शनलेस मैनर में। जब भी कोई पार्टी होती है, सेंटर और स्टेट में रूल करती है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उस उन दोनों के बीच में। लेकिन अगर दूसरी पार्टी होगी, सेंटर में कोई दूसरी पार्टी, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इंडिया में सेंटर स्टेट डिस्प्यूट नहीं है, पार्टी पार्टी डिस्प्यूट है। तो इंडिया पॉलिटिकल सिस्टम अगर देखोगे इंडिया का, इसमें दो एक्सेस हैं, देयर आर टू एक्सेस आर देयर। पहला एक्सेस आपको देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री एक्सेस है। इंडिया के केस में सेंटर बहुत ही स्ट्रांग है, देयर इज स्ट्रांग सेंटर, लेकिन साथ ही साथ फेडरल एक्सिस भी प्रेजेंट है, कि सेंटर स्ट्रांग होने के साथ साथ स्ट्रांग स्टेट्स भी हैं। अगर कोई सिंगल पार्टी है, मान लीजिए उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है सेंटर में, जैसे बीजेपी, तो पार्लियामेंट्री एक्सेस आएगा, तब स्ट्रांग सेंटर आ जाएगी। ठीक है, जैसे नेहरू के अंदर, इंदिरा गांधी के अंदर, या जब से मोदी आए हैं तब हम देखते हैं तब से सेंटर बहुत स्ट्रांग चल रही है। तो ये तब प्ले करेगा पार्लियामेंट्री एक्सिस जब सिंगल पार्टी रूल कर रही है सेंटर में। अगर मान लीजिए कोएलिशन पॉलिटिक्स है, तो इस केस में फेडरल एक्सिस चलेगा, फिर स्ट्रांग हो जाएंगे स्टेट्स, फिर सेंटर इतना, जैसे यूपीए की जो सरकार बनाई गई थी उसमें स्टेट स्ट्रांग थे, बिकॉज कोएलिशन वाली थी सरकार, दैट्स व्हाई। यानी हम देखते हैं कि फेडरलिज्म का नेचर चेंज होता रहता है। फेडरलिज्म एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, इट्स एन इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, इसका नेचर चेंज होता रहता है। जैसे ही पार्टी सिस्टम चेंज होगा, फेडरलिज्म भी चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर पार्टी सिस्टम में वन सिंगल पार्टी है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जाएगा, अगर पार्टी सिस्टम में कोलिशन है तो फिर स्टेट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। और फेडरलिज्म ऐसा नहीं है दैट यू नो वैक्यूम में ऑपरेट करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे इन्फ्लुएंस होता है फेडरलिज्म। एनवायरमेंट में बहुत फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि हमने अप्रोचेस कवर की थी, सिस्टम अप्रोच हो गई, स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच हो गई, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हमको देखने को मिलेंगे एनवायरमेंट्स। हाय नमन, अभी फिलहाल न्यू बैच नहीं आएगा बिकॉज हमें पॉलिटी पे काम करना है बहुत सारा। तो जनवरी से पॉलिटी का कोर्स शुरू होगा। ठीक है, स्पेशली ये आपको जनरल स्टडीज पेपर नंबर 2 इससे कंप्लीट हो जाएगा आपका। पीएसआईआर का जो पेपर 1 सेक्शन बी है, ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है,
तो जनवरी ऑनवर्ड्स आईजीपी का कोर्स स्टार्ट होगा हमारा, पॉलिटिक का कोर्स। ठीक है, तो अगर आपको अपना सिलेबस करना है, आपका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है नमन? व्हाट्स योर मीडियम? हिंदी। हाँ, तो पुराने जो सेशंस हैं इसको देख लीजिए। बाकी नमन, आई थिंक हिंदी मीडियम के लिए एक नए सर भी हैं आपके आए हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं वो। वो बिल्कुल हिंदी टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रहे हैं, तो उनका फॉलो कर सकते हैं आप। नए आए हैं, आई डोंट नो, वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहे हैं। वो आपको प्योरली हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, मतलब हिंदी। इफ आई रिमेम्बर, उन्होंने ये भी बोला है कि नोट्स भी वो हिंदी में प्रोवाइड करेंगे। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। एक बार पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की कैटेगरी में जाइए, वहाँ पे देखिए, आई थिंक ललित यादव करके नाम है शायद, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं जो। मेरे लेसन्स फॉलो कर सकते हैं आप, लेकिन नोट्स वगैरह के लिए एक बार देख लीजिए कैसा पढ़ा रहे हैं वो, उस हिसाब से। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री एक्सेस हमारा प्रोमिनेंट हो जाएगा जब सेंटर में सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। तो हमें देखने को मिलता है कि फेडरलिज्म, अगर पार्टी सिस्टम को भी आप हटा दो, तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है स्टेट की, स्टेट कौन सी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, ये भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है पार्टी सिस्टम से। जैसे कांग्रेस जब थी 2014 से पहले, तो इकोनॉमिक डिसीजंस इतने नहीं लिए जा रहे थे। मोदी के आने के बाद इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस लाए गए हैं, करेक्ट? तो ये भी हमको देखने को मिलता है। बीएल फाडिया का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बीएल फाडिया इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। आइडियली देखिए मुस्कान, आपको बीएल फाडिया ही पढ़नी चाहिए आइडियली। ठीक है, बाकी जो पेपर नंबर 2 सेक्शन ए है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी मैं बेलीज एंड स्मिथ की कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं वो अपलोड करूंगी आज, ये सेशन खत्म होने के बाद। ठीक है, तो वो चैप्टर्स आप थोड़े बहुत पढ़ सकते हो। दूसरा, बीएल फाडिया आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है मुस्कान, सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मैं ये खत्म कर दूं टॉपिक, उसके बाद सेशन के एंड में आई विल बी टेलिंग यू कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़ने हैं, वो हम टिक मार्क कर लेंगे। ठीक है, आइडियली मुस्कान वैसे भी आपको लक्ष्मीकांत की जगह पे पीएल फाडिया ही पढ़नी चाहिए। एनीवेज, ये मैं अभी आपको एंड में बता दूंगी। तो अगर डेवलपमेंट मॉडल नियो लिबरल है, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की पोजीशन होगी वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, एंड सेंटर की तब स्ट्रांग होगी जब डेवलपमेंटल मॉडल वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। खैर, आर्टिकल नंबर जो 3 है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक, क्या ये एक नॉन फेडरल फीचर है? इज इट अ नॉन फेडरल फीचर? आप बताइए। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, आई टोल्ड यू कि क्लासेस शुरू होने से पहले आप आर्टिकल्स अपने अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और पॉलिटी आप पढ़ लेंगे, दूसरे जो भी थिंकर्स हैं, ठीक है, उनसे पढ़ सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग आर्टिकल नंबर 3? इज इट अ नॉन फेडरल फीचर? इट इज नॉट अ नॉन फेडरल फीचर। देखिए, नॉन फेडरल फीचर नहीं है। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, ये आप लिखेंगे, इफ यू नो वेदर इट इज अ नॉन फेडरल फीचर और नॉट, दैट नो इट इज नॉट अ नॉन फेडरल फीचर, क्योंकि हर एक फेडरेशन यूनिक होता है अपने आप में। हर एक फेडरेशन अपने आप में खुद ही इमर्ज होता है अपने यूनिक फीचर्स के साथ में, तो सोई जेनेरिस होता है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि यूएसए का जो फेडरलिज्म है, जो यूएसए का फेडरल टाइप है, वही टाइप आइडियल टाइप
और बाकी सब जो है वो खराब है। ऐसा नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हर एक फेडरेशन यूनिक है, सुई जनरस है। तो इंडिया का जो फेडरेशन है वो भी एक फेडरल फीचर है। इंडिया ने अपने टाइप का फॉर्म अपना इजाद किया हुआ है। तो इंडिया का जो फेडरेशन का मॉडल है दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यूएसए में कौन सा है, अभी हमने कवर किया, यूएसए में है डुअल फेडरलिज्म। इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और दिस इज लॉजिकल फॉर अस, क्योंकि ये हमारे हिस्टोरिक एक्सपीरियंसेस से आता है। अंबेडकर का इस चीज में कहना था, उन्होंने साफ साफ अंबेडकर ने ये मेंशन किया है कि इंडिया इज एन indestructible union of destructible states. India is a union of indestructible, union of India is indestructible union of destructible states, यानी स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब चेंज की जा सकती है इसकी बाउंड्री। आर्टिकल नंबर 3 इसी से रिलेटेड है कि सेंटर के पास में पावर होती है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनकी बाउंड्रीज को अल्टर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 3 बाउंड्रीज को अल्टर करने की बात करता है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर 3 है इस चीज पे ध्यान देता है। तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि क्या है जो आर्टिकल नंबर 3 है, इट इज अ नॉन फेडरल फीचर। नो, इट इज नॉट अ नॉन फेडरल फीचर, क्योंकि हर एक फेडरेशन का एक यूनिक मॉडल होता है। इंडिया का अपना मॉडल है, यूएसए का जैसा है बिल्कुल वैसा ही सबका होगा, ये कहना सही नहीं होगा। ठीक है, क्यों तो बता सकते हो कि इंडिया में जो फेडरलिज्म का मॉडल है दैट इज होल्डिंग टुगेदर मॉडल। इट इज होल्डिंग टुगेदर मॉडल। इंडिया में जो मॉडल हमें देखने को मिलता है होल्डिंग टुगेदर है। यूएसए में जो मॉडल है दैट इज कमिंग टुगेदर मॉडल। इट इज कमिंग टुगेदर मॉडल। और अपने इस आंसर को अगर आपको 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर अपने इस आंसर को आपको बैक करना है किसी थिंकर के साथ में तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू लुई टिलेंट, एक स्कॉलर है, इन्होंने बुक लिखी है रीमैपिंग इंडिया। रीमैपिंग इंडिया, इसमें इन्होंने लिखा है कि इंडिया का जो इंटरनल टेरिटोरियल मैप है इट इज स्टिल नॉट सेटल्ड। ये सेटल्ड नहीं है। इंडिया में जो बाउंड्रीज हैं अभी भी दे हैव बिन कॉलोनियल बाउंड्रीज। इंडिया में जो बाउंड्रीज हैं वो नेचुरल बाउंड्रीज पे बेस्ड नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल बाउंड्रीज। जिस हिसाब से ब्रिटिश सरकार ने डिवाइड कर दिया हमारे स्टेट्स को, जैसे मान लीजिए उसी में माउंटेन्स आ रहे हैं, ठीक है, इधर वाली साइड हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ज़्यादा है, प्लेन एरिया है, ये माउंटेनियस साइड है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड है बेसिकली ये रीजन्स। तो इंडिया में कहीं ना कहीं जो हम देखेंगे कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं वो कॉलोनियल उस पे हैं, कॉलोनियल बाउंड्रीज हैं इनफैक्ट। तो रीऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ जाती है उसको, इसीलिए सेटल बाउंड्रीज नहीं है हमारी। फ्यूचर में चेंज हो सकती है, नंबर ऑफ इंस्टांसेस में चेंज भी हुई है। 2003 में और तेलंगाना 2014 में आप देखोगे, 2014 में भी चेंज हुआ तेलंगाना। आंध्र प्रदेश को बाइफरकेट करके आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बनाया गया, राइट। तो ऐसे फ्यूचर में भी किया जा सकता है, रीजन बीइंग दिस। जैसे वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही है, एक हिली एरिया है वेस्ट बंगाल में,
और नीचे की साइड आप देखोगे कि वेस्ट बंगाल, इट इज वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज द प्लेन एरिया, ठीक है। और ऊपर यहाँ सिक्किम है, तो सिक्किम के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका दार्जिलिंग और ये सब एरियाज पड़ जाते हैं। तो दिस इज दार्जिलिंग, बहुत ही बारीक है ये, यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी आ जाता है। सो व्हाट वी सी इज कि यहाँ पर तो आपका कलकत्ता पोर्ट और ये सब रहेगा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ ऊपर डेवलपमेंट नहीं है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिमांड आती है, इसलिए बोडोलैंड की डिमांड जाती है। तो ये इस चीज़ पे ये हाईलाइट किया जा सकता है यहाँ पर, जो इन्होंने अपनी बुक में भी हाईलाइट किया है कि कहीं ना कहीं इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं दैट इज नॉट सेटल्ड येट, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल बाउंड्रीज पे बेस्ड नहीं है। इनफैक्ट गांधी के अगर माने तो गांधी ने भी यू नो यही चीज एक्सेप्ट की थी खुद। उन्होंने भी रीऑर्गेनाइजेशन की बात की थी कि इंडिया की जो रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, दोबारा से जो स्टेट्स हैं ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए अच्छे से, और ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। लिंग्विस्टिक लाइंस मतलब लैंग्वेज के लाइंस पे, लैंग्वेज के लाइंस पे दोबारा से रिऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, वन लैंग्वेज वन स्टेट टाइप ऑफ एड, इस बेसिस पे। और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से भी ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से भी कुछ एक होमोजेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, होमोजेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए ये काफी नेचुरल है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि स्टेट अपने आप फॉर्मेशन के लिए प्रोसीजर ऐसे दिए गए हैं कि जो सेंटर है वो चेंज कर सकती है बाउंड्रीज। तो अगर आर्टिकल नंबर 3 ना होता, अगर ऑल्टरेशन रिजिड होती, तो इंडिया सरवाइव ही ना कर पाता, क्योंकि इंडिया हैव जो डेंजरस डेकेड्स थी उस टाइम की, उसको सरवाइव ना कर पाता इंडिया। स्पेशली आर्टिकल नंबर 3 के चलते हमने जो सेशनिस्ट टेंडेंसीज थी, जो इंडिया से बाहर निकलना चाहते थे अपने सेपरेट क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे अपने रीजन के लिए, तो बेसिकली स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू ही ये पॉसिबल रहा कि हम इंडिया को यूनाइट रख पाए। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल नंबर 3। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जो फेडरलिज्म में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। देन दूसरा है कि स्मॉलर स्टेट्स के बारे में कुछ लोग एडवोकेट करते हैं। देयर आर पीपल दोज हु सपोर्ट स्मॉल और स्मॉलर स्टेट। इनका कहना है कि बड़े बड़े स्टेट्स नहीं होने चाहिए, छोटे स्टेट्स होने चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से बढ़िया रहता है अगर छोटे स्टेट रहते हैं, इनको एडमिनिस्टर करना इजी रहता है। ये डिमांड आती रहती है कि छोटे छोटे स्टेट्स बनाए जाने चाहिए, लेकिन इस मामले में पॉलिटिकल स्कॉलर्स का कंसेंसस नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस। लैक ऑफ कंसेंसस का मतलब आधे स्कॉलर्स इसके फेवर में बोलते हैं, आधे इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। जैसे इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक आता है फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। इसमें फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट में जो इनके फेवर में है, फेवर में कौन कौन है, आई एम गोइंग टू राइट देयर नेम्स। पहले तो इसमें आ जाते हैं रामचंद्र गुहा, ये फेवर में है, छोटे स्टेट्स होने चाहिए। बिबेक देब्रॉय, अडवाणी, मायावती। तो ये लोग फेवर में हैं, ठीक है। ये लॉजिक क्या देते हैं फेवर का, ये देते हैं लॉजिक गुड गवर्नेंस के लिए छोटे स्टेट्स का होना जरूरी है। सो दे गिव द लॉजिक ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब स्मॉलर स्टेट्स देखिए आसानी से गवर्न किए जा सकते हैं, ठीक है, और गुड गवर्नेंस के चलते इन स्टेट्स में डेवलपमेंट भी जल्दी होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ आएगी। तो कहीं ना कहीं यू नो
there will be rationalization between the between the strength of administration and population, अगर हम छोटे छोटे स्टेट्स बनाते हैं तो। इसमें जैसे विवेक देब्रॉय है, विवेक देब्रॉय का कहना है कि कम से कम इंडिया में, बिलीव दैट, कम से कम इंडिया में 50 स्टेट्स होने चाहिए। अभी कितने स्टेट्स हैं इंडिया में? अभी इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। इनका कहना है कि 50 स्टेट्स कम से कम होने चाहिए। और यूएसए का एग्जाम्पल लेकर के विवेक देब्रॉय बोलते हैं कि यूएसए में इंडिया के मुकाबले एक चौथाई पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो एक चौथाई है, 1/4 पॉपुलेशन है। और फिर भी यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 28 स्टेट्स हैं। तो अगर आप सिर्फ यूपी को लोगे तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जो अपने आप में कंट्री की तरह है पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो अगर यूपी को एज अ सेपरेट स्टेट बनाए, मान लो स्टेट को छोड़ करके, आई एम सॉरी, कंट्री अगर मान लो एक बार यूपी को, उत्तर प्रदेश को एक कंट्री माना जाए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन, सॉरी, वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट होगी यूपी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है और स्मॉलर स्टेट्स लाने चाहिए, ये लोग ऐसे फेवर में बोलते हैं। फिर सेकंड स्कूल ऑफ थॉट आता है। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं जो अगेंस्ट में है। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट अगेंस्ट में आ जाता है। अगेंस्ट में आते हैं प्रोफेसर एनपी सिंह एंड सुधा पाई। सुधा पाई, ये दो स्कॉलर्स आएंगे, ये अगेंस्ट में आएंगे। अब इन लोगों का मानना है कि चाहे स्टेट का साइज कुछ भी हो, उसका गुड गवर्नेंस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो लार्ज स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु है। तमिलनाडु एक बहुत ही लार्ज स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु इज वेल गवर्न्ड, बहुत अच्छी गवर्नेंस है वहाँ की। और कुछ छोटे स्टेट्स भी देखोगे अगर आप, जैसे झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स हैं जो छोटे स्टेट्स हैं, फिर भी वहाँ की गवर्नेंस नहीं है अच्छी। ठीक है, तो व्हाट वी सी इज कि कुछ स्टेट बड़ा छोटे साइज से कुछ नहीं होता, कि स्मॉलर स्टेट हो या बड़ा स्टेट हो, इसका कोई रिलेशन नहीं है। देर इज नो रिलेशन बिटवीन साइज एंड गुड गवर्नेंस। एट द सेम टाइम, जैसे इनका कहना था कि गुड गवर्नेंस होगी तो इसके चलते डेवलपमेंट आएगा, तो इस पे भी ये लोग कहते हैं, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट वाले बोलते हैं कि साइज का और डेवलपमेंट का भी कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि पंजाब के बारे में बात करते हैं। पंजाब के बारे में बात करते हैं, साइज का और डेवलपमेंट से भी कुछ लेना देना नहीं है। द ग्रोथ स्टोरी ऑफ पंजाब इज ओवर। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करोगे तो छत्तीसगढ़ में माइंस हैं, छोटा स्टेट है लेकिन माइंस हैं छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर अनसस्टेनेबल अप्रोच फॉलो की जाती है, उसके बावजूद तो भी डेवलपमेंट नहीं है छत्तीसगढ़ में इतनी, छोटे स्टेट्स के होने के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे ही महाराष्ट्र जैसा इतना लार्ज स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद आप महाराष्ट्र को इन सभी दूसरे स्टेट्स के साथ में कंपेयर करोगे तो जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट है, ऐसी डेवलपमेंट तो छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। जबकि महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ साइज बहुत लार्ज है, छत्तीसगढ़ बहुत स्मॉल है, और माइंस भी हैं इसमें। डिपेंड ये करता है कि वहां पे अप्रोच कैसी फॉलो की जा रही है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्मॉलर स्टेट्स होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि नए स्टेट बनाने का मतलब है नई मिनिस्ट्रीज भी होनी चाहिए, नई मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए। नए स्टेट बनाने का मतलब है नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर इनकी सभा, विधानसभा बना सकें, सेक्रेटेरिएट बना सकें, जहां पर बाकी सब चीजें बन सकती हैं। तो इसके लिए भी बहुत पैसा लगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए तो ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा लगेगा, तो इसमें एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है।
पैसा बहुत लगेगा इसमें, ठीक है, खर्चा बहुत होगा। ज्यादा स्टेट्स का मतलब है कि अभी तो जितने स्टेट्स हैं देखिए आपस में उनके बीच में ही डिस्प्यूट होते रहते हैं, इंटर स्टेट डिस्प्यूट। ज्यादा स्टेट होंगे तो ज्यादा डिस्प्यूट होंगे, डिस्प्यूट भी ज्यादा होंगे। तो 50 स्टेट्स होंगे तो सोचिए कितने डिस्प्यूट होंगे। इसीलिए ये लोग फेवर में नहीं बोलते हैं। इनका कहना है कि स्मॉलर स्टेट्स पॉलिटिकली अनस्टेबल होते हैं। जो स्मॉल स्टेट होते हैं अनस्टेबल होते हैं, इसमें डिफेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है, जैसे गोवा का केस है। गोवा एक स्मॉल स्टेट है तो इसमें डिफेक्शन बहुत आसानी से हो सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक वायबिलिटी। जो नए स्टेट्स बनेंगे पैसा बहुत खर्च होगा, तो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है। क्योंकि नए स्टेट्स का मतलब है, क्योंकि ये नए नए स्टार्ट होंगे, अपने मिनिस्ट्री वगैरह पे पैसा खर्चेंगे, तो कहीं ना कहीं सेंटर से ये और भी ज्यादा डिमांड करेंगे पैसे की कि हमको पैसा दो। तो इससे जो स्टेट्स होंगी अफेक्ट पड़ेगा, बाकी स्टेट्स पे अफेक्ट पड़ेगा। कुछ डिमांड ऐसी भी हो सकती हैं, मान लीजिए कि गोरखालैंड करके डिमांड आ गई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वेटेज दी जाएगी नेपाल की जो एलिगेशंस हैं कि इंडिया उसकी जो टेरिटरी है उसको कैप्चर करना चाहता है कॉलोनियल पीरियड से ही। क्योंकि लोग तो फिर डिमांड करेंगे, अगर उनकी डिमांड का आपने आपने फॉलो किया जो वो डिमांड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिस विल लीड टू यू नो दी दिस उनकी जो एलिगेशंस है कहीं ना कहीं वो एलिगेशन सही साबित हो जाएंगी इस केस में। जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब लाया गया था 1992 में, जब गवर्नमेंट ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉजिक उसका यही था कि स्मॉल स्टेट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जो डिमांड रहेगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। क्योंकि अब क्या होगा, लोगों को ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेशन के लिए पावर मिलेगी एंड अपने एरिया को वो डेवलप कर पाएंगे, उनके पास में इतनी पावर रहेगी। गुड गवर्नेंस होगी जिसके चलते डेवलपमेंट आएगी, और इसी के चलते हम देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाए गए। क्योंकि डिमांड्स विलेज लेवल पे होती है, ठीक है, ग्रास रूट लेवल से डिमांड आती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू भी हम गवर्नमेंट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं डोर स्टेप्स पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि देर इज नो डिमांड फॉर स्मॉल स्टेट वो एक्सेप्ट नहीं की जाए। कोई जेन्युइनली अगर स्मॉलर स्टेट के लिए कर रहे हैं कि स्मॉलर स्टेट होना चाहिए, कोई जेन्युइन अगर उनकी एस्पायरेशन है लोगों की, तो उसको फुलफिल किया जाएगा, तब डिमांड कंसिडर की जा सकती है। लेकिन पॉलिटिकल पर्पस पे नहीं होनी चाहिए ये डिमांड। ये बेसिकली आप इसमें लिख सकते हो रिगार्डिंग दिस। तो इनफैक्ट स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके पीछे की बहुत पॉलिटिक्स होती है। लेट अस टॉक अबाउट दैट फैक्टर्स बिहाइंड स्टेट फॉर्मेशन। फैक्टर्स बिहाइंड स्टेट फॉर्मेशन, इसमें लुइस टिलिन का क्या कहना है? Louis Tillon, who has written the book Remapping India, Louis Tillon says that स्टेट फॉर्मेशन का बेसिकली इन्होंने बहुत ही एग्जॉस्टिव एनालिसिस दिया है। इनका कहना है कि जो नए स्टेट्स फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट लॉजिक के साथ में फॉर्म होते हैं।
जैसे इंडिया में जितने भी नए स्टेट्स फॉर्म किए गए, उनके फॉर्मेशन का जो लॉजिक था वो डिफरेंट था। ठीक है, लॉजिक बहुत डिफरेंट था। जैसे कि अलग अलग फेजेस इन्होंने बताए हैं। फेज वन फेज वन था 1950s एंड 1960s में, 1950s एंड 1960s में। तो 1950s एंड 1960s में रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था, ऑलमोस्ट पेनिनसुलर इंडिया का। दैट वाज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेनिनसुला। इस टाइम पे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ये किस बेसिस पे हुआ था? ये हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे। द बेसिस वाज लैंग्वेज। फिर आता है फेज टू। फेज टू 1960s में एंड 70s के बीच में, 1970s में फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब की बार जो रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पहले पेनिनसुलर इंडिया रीऑर्गेनाइज किया गया, उसके बाद में वेस्ट रीऑर्गेनाइज किया गया, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रीऑर्गेनाइज किए गए। स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, नॉर्थ ईस्ट का, दैट वाज बेस्ड ऑन एथनिसिटी। ये एथनिसिटी के बेस्ड पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। फिर आता है फेज नंबर थ्री। तीसरा फेज आया। तीसरा फेज था 21st सेंचुरी में, यानी 2003 के पास में, 2001 के पास में हम देखेंगे कि तेलंगाना को छोड़ करके देयर विल बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदी heartland. This is besides Telangana I'm talking about. तेलंगाना तो बहुत बाद में हुआ है, 2014 में हुआ है ये। 21st सेंचुरी की शुरुआत की बात कर रही हूँ। इसके पीछे का जो लॉजिक था, यहाँ पर जो लॉजिक फॉलो किया गया है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने का, वो था गुड गवर्नेंस के लिए। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन हुए हैं अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पे हुए हैं। पहले लैंग्वेज के बेस पे, फिर एथनिसिटी के बेस पे, उसके बाद गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट के बेस पे नए नए स्टेट्स लाए गए। अब ये तो ऑफिशियल हम नैरेटिव्स के थ्रू बता रहे हैं। अगर हम एकेडमिक्स नैरेटिव्स के थ्रू जाएं, मतलब जो स्कॉलर्स हैं जो इसी चीज़ में पढ़ाई करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम एकेडमिक्स नरेटिव्स में जाते हैं इसी में कि उनके क्या व्यूज हैं, तो पहला हमारा इसमें फेज आएगा, इसमें आ जाता है सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बेसिस पे जो लोग बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सोशियोलॉजिकल थ्योरी में आ जाएंगे रामचंद्र गुहा एंड योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव इज अ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट नेम। कभी योगेंद्र यादव या रामचंद्र गुहा जी का कोई भी आर्टिकल आपने पढ़ा हो तो उसको स्टेट से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड यू शुड एटलीस्ट नोट डाउन कि उनका क्या कहना है। देखिए, सोशियोलॉजिकल थ्योरी में ये कहते हैं कि स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिमांड आती हैं, बेसिकली ये डिमांड्स कहाँ से आती हैं? ये डिमांड्स आती हैं मार्जिनलाइज सेक्शन से, जिन लोगों को यू नो फायदा नहीं हो रहा होता, जो लोग अभी भी गरीब है, ठीक है, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पावर में, उनको उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया है, तो फिर ये लोग स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स को लेकर के आते हैं। एक तो पहली होती है सोशियोलॉजिकल थ्योरी के बेसिस पे स्टेट को रिऑर्गेनाइज किया जाए। फिर एकेडमिक्स में दूसरी थ्योरी आती है पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर दूसरी अप्रोच आती है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में आते हैं अतुल कोहली।
अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन पॉलिटिकल साइंस। अतुल कोहली का कहना है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज स्टेट की कैसी हैं, यू नो, दैट ऑल्सो क्रिएट स्मॉलर स्टेट्स। क्योंकि मेन कंडीशन देखिए यही होती है, जैसे छत्तीसगढ़ को लाने की मेन कंडीशन यही थी कि गवर्नमेंट एक नियो लिबरल अप्रोच फॉलो करना चाहती थी माइनिंग को लेकर के। और गवर्नमेंट को ये चीज पता थी कि एक बार छत्तीसगढ़ का जो एरिया है स्टेट बन जाएगा तो कोई और ऑप्शन नहीं रहेगी, देर विल बी नो अदर ऑप्शन बट टू ओपन इट्स माइंस एंड मिनरल्स, कि यहाँ पे माइनिंग चालू करनी ही पड़ेगी अगर स्टेट की डेवलपमेंट करनी है तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच से थे। यूजुअली हम क्या देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जैसे जो स्टेट्स होते हैं, झारखंड जैसे जो स्टेट होते हैं, अगर ये मध्य प्रदेश या दूसरे स्टेट्स के साथ में मर्ज थे पहले, उन्हीं में से निकाल करके बनाए गए हैं ये स्टेट्स। मध्य प्रदेश एंड आपका बिहार एंड उत्तर प्रदेश में से निकाल करके उत्तरांचल बना दिया गया। तो छत्तीसगढ़ का बनाने का बेसिस यही था कि जब तक ये दूसरे स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश के साथ में अगर ये था पहले, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ पर इनके पास में पैसा तो आता ही नहीं है, पैसा डिमांड करेंगे कि हमारे रीजन का डेवलपमेंट करो सेंटर से। तो स्टेट गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी वहां से पैसा डिमांड किया जाएगा कि इस रीजन का भी डेवलपमेंट करो। तो ये माइनिंग को तो हाँ करते नहीं थे, ठीक है, माइनिंग के लिए ज्यादा अलाउ नहीं करते थे। ये रीजन मतलब यहाँ पे नक्सलिज्म बहुत रहेगा, ठीक है, एंड आप देखोगे माओइज्म बहुत रहेगा। लेकिन जब इसको स्टेट बना दिया गया, अब इनके पास में रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इनके पास ऑप्शन ही नहीं है, अगर खुद को डेवलप करना है तो माइनिंग और मिनरल्स में जाना ही होगा। तो कुछ अप्रोचेस होती हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोचेस, पॉलिटिकल इकोनॉमी के इकोनॉमिक पॉलिसीज के बेसिस पे भी स्टेट क्रिएट किए जाते हैं। एंड ऐसे ही सोशियोलॉजिकल सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए अगर कुछ लोगों को मार्जिनलाइज सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसके बेसिस पे भी नए स्टेट्स खड़े किए जाते हैं। लेकिन अगर हम लुइस टेलिन की माने, हाँ, माओइज्म का कनेक्शन इसमें रहेगा। छत्तीसगढ़ इज पार्ट ऑफ रेड कॉरिडोर, ये पता है मुस्कान आपको? इट इज पार्ट ऑफ रेड कॉरिडोर। तो यहाँ पर नक्सलिज्म है छत्तीसगढ़ में। पहले क्या होता था यहाँ पर छत्तीसगढ़ वाली रीजन में, क्योंकि ये पहले मध्य प्रदेश और इन सभी स्टेट्स का पार्ट था, तो होता क्या था, ये लोग यहाँ से डिमांड करते थे, ये लोग बोलते थे कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि स्टेट अपना सारा पैसा भोपाल जैसे शहरों में इनको डेवलप करने के लिए लगा देती थी, ठीक है। यही पैसा इन इन एरियाज में भी डेवलपमेंट लाने के लिए यूज किया जाए। और सरकार उस टाइम पे चाहती थी कि माइनिंग वगैरह अगर शुरू होगी स्टेट की तो ये स्टेट ऑटोमेटिकली रिच बन जाएगा, रीजन में डेवलपमेंट भी हो जाएगी। तो ये हो नहीं रहा था। लेकिन तो ये सब लाने के लिए, ताकि माओइज्म और जो नक्सलिज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी जो भी डिमांड्स रहती हैं या जितना भी वो करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं, तो ये माओइस्ट लड़ते थे इस रिगार्डिंग, ठीक है। दे वांटेड कि सरकार यहाँ पर इसी के राइट्स लाना चाहती है, इसलिए दे यूज्ड टू डू दीज अटैक्स एंड एवरीथिंग, दे यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, छत्तीसगढ़ बना करके आपके पास में और कोई ऑप्शन है ही नहीं डेवलपमेंट का, क्योंकि दूसरे साधन है ही नहीं, ना इंडस्ट्रीज है ना कुछ है, सिर्फ माइनिंग और मिनरल्स के थ्रू ही अब आप अपने स्टेट को, अगर खुद अपने स्टेट में डेवलपमेंट लाना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन आपके पास में रहे, अब रहा ही नहीं, तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि पहले ये चीज रिलाई करते थे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में उधर वाली रीजन में, जो वेस्टर्न वाली साइड है, वहां तो डेवलपमेंट हो रही है ना, तो वही पैसा जो वहां लगाया जा रहा है वो यहाँ पर भी लगाया जाए। आप माइनिंग और मिनरिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो वो अप्रोच फॉलो करके यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, ठीक है। लेकिन लुइस टेलिन का कहना है कि स्टेट फॉर्मेशन का जो मेन कंसिडरेशन होता है वो हमेशा से पॉलिटिकल होता है। ये बताते हैं सोशियोलॉजी के हिसाब से, ये बताते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के हिसाब से। फिर आते हैं लुइस टेलिन जो बताते हैं पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू। इनका कहना है कि कभी भी कोई जो स्टेट बनाया जाता है
फॉर्म किया जाता है उसके पीछे पॉलिटिकल फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि स्टेट कैसे बनेगा, पॉसिबल भी है कि नहीं, किस टाइम पे बनेगा, ये फैक्टर डिपेंड करते हैं कि रूलिंग पार्टी की क्या इसमें उनका क्या इंटरेस्ट है। सेंटर पे जो रूलिंग पार्टी बैठी है उनके कहने से बनेगा ये सब। जैसे कि कांग्रेस तेलंगाना को लेकर के पोस्टपोन कर रही थी, तेलंगाना लाएंगे लाएंगे, और इलेक्शन से पहले ही 2014 के इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस ने ये चीज अनाउंस की कि तेलंगाना लाया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस केप्ट ऑन पोस्टपोनिंग दैट। जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने, हम देखेंगे कि तेलंगाना लेकर के आएगी, 2014 में ही तेलंगाना आ जाएगा। ऐसे ही जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2000, हम बात कर रहे हैं 2003 2001 के टाइम की, उस टाइम पे बीजेपी रूल कर रही थी इंडिया में। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो बीजेपी ने अपना फुलफिल किया था प्रॉमिस उत्तराखंड को बनाने का। उत्तराखंड उस टाइम पे एक नया स्टेट बनाया गया था, उत्तराखंड। तो व्हाट वी सी इज कि ये डिपेंड करता है, लुइस टेलिंग कहते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो रूलिंग पार्टी है रूलिंग पार्टी पे डिपेंड करता है कि उस पार्टी का इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ दैट पार्टी। तो ये पार्टी के इंटरेस्ट पे बहुत मैटर करता है। सो ये कहना था लुइस टेलिन का। तो जैसे कि यू नो बिहार के बाइफर्केशन को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने भी अग्री किया था, क्योंकि इससे होगा क्या कि आरजेडी जो इनकी पार्टी है, आरजेडी को, आरजेडी की जो पोजीशन होगी बिहार में वो कंसोलिडेट हो जाएगी, वो कंसोलिडेट हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने हामी भरी। तो इसके पीछे भी पॉलिटिकल फैक्टर था कहीं ना कहीं। तो यानी लुइस टेल कहते हैं कि ना तो सोशियोलॉजिकल फैक्टर होता है ना ही पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट इज द पॉलिटिकल फैक्टर दैट डिसाइड्स। अलग अलग थिंग, अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। ऐसे ही इसमें एक और स्कॉलर आ जाते हैं, क्रिस्टोफर जेफ्रोलॉट। इनका क्या कहना है फेडरलिज्म से रिलेटेड। क्रिस्टोफर जेफ्रोलॉट बेसिकली कंसिडर state formation in India, including the linguistic reorganization, as purely political phenomena. That it is purely a political phenomena. It's a political phenomena, और इनका कहना है कि ये कास्ट पे बेस्ड होता है, कास्ट पे। जैसे नेहरू थे, नेहरू ने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने को अपोज किया, क्योंकि इनका कंसर्न ये था कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या होगा, इसके फ्यूचर का क्या होगा। इसीलिए मल्टीलिंगुअल स्टेट्स बनाना चाहते थे, और इन्होंने बोला मल्टीलिंगुअल स्टेट्स रहेंगे तो इससे इंडिया की जो यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि पहला जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ उसके बावजूद तेलंगाना को बनाने की यू नो डिमांड आती रही। डिस्पाइट ऑफ दैट, द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्सेप्टेड द नीड टू क्रिएट तेलंगाना, लेकिन नेहरू इसको रिजेक्ट कर देंगे, नेहरू रिजेक्ट कर देंगे, एंड ही ऑफर्ड द जेंटलमैन प्रॉमिस, he offered the gentleman's promise। जेंटलमैन्स प्रॉमिस, लेकिन नेहरू ने ये फुलफिल नहीं किया। इवन दो जो फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था उन्होंने बोला तेलंगाना बनाने के लिए, इन्होंने फुलफिल नहीं किया बिकॉज नेहरू कंसर्न थे। यहाँ पर कम्युनिस्ट डोमिनेट कर रहे थे, कम्युनिस्ट वर डोमिनेटिंग देयर इन तेलंगाना,
दैट इज व्हाई ही वाज कंसर्न्ड अबाउट इट। तो हम देखते हैं कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर सर्टेन कास्ट्स टू कंसोलिडेट देयर पॉलिटिकल पावर, एंड इसके चलते जो डिफरेंट डोमिनेंट कास्ट थी डिफरेंट स्टेट्स में, वो अपनी खुद की सरकार बना पाए। तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन किया गया कास्ट के बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर जेफरे। मतलब अलग अलग देखिए स्कॉलर्स हैं, इनके अपने अपने व्यूज हैं कि स्टेट फॉर्मेशन इस बेसिस पे होता है, कुछ कहते हैं कि स्टेट फॉर्मेशन दूसरे बेसिस पे होता है। दूसरा, फेडरेशन में कुछ और चीजें मैं हाईलाइट कर रही हूँ वैसे आपको, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब वाटर को लेके आपको पता होना चाहिए कि वाटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, वाटर स्टेट सब्जेक्ट में भी आता है, वाटर से रिलेटेड स्टेट में आता है सब्जेक्ट नंबर 17, सेंटर में आता है सब्जेक्ट नंबर 56 वाटर का। इसमें इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज के बारे में जो भी डिसीजन लेना है, कोई भी लॉ बनाना है, उस सेंटर के पास में पावर रहेगी। एंड नंबर 17 में even water is in union list, but due to the political nature, union has left out this to state government without playing its role enough, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया है नंबर 17 में। तो वाटर से रिलेटेड है मार्क ट्वाइन। इनका कहना है कि वाटर जैसे विस्की इज टू ड्रिंक, ऐसे ही वाटर इज टू फाइट। और इसी के लेकर के ये इंडिया के केस में काफी ट्रू है, बिकॉज हमारे कंट्री में वाटर डिस्प्यूट बहुत रहते हैं, क्योंकि वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर 17, एंट्री 17। लेकिन इन केस ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिवर वैलीज, यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है पब्लिक इंटरेस्ट में कि यूनियन लिस्ट में 56 एंट्री जो दी गई है, इनके पास में पावर आ जाती है डिसाइड करने की। तो इंडिया हैज वाटर डिस्प्यूट्स विद ऑलमोस्ट ऑल द नेबर्स। पाकिस्तान के साथ में भी डिस्प्यूट है हमारा, बांग्लादेश के साथ में वाटर डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ में है, चाइना के साथ में है थोड़ा बहुत वाटर डिस्प्यूट ब्रह्मपुत्र को लेकर के। तो एक वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ये सभी आपका पॉलिटी का पार्ट है, इसको हम आईजीपी सेक्शन में कवर करेंगे, नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। लेकिन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड कवर। ठीक है, और इसमें इंटरलिंकिंग वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, सुप्रीम कोर्ट का क्या एनालिसिस है इसको लेकर के, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट में क्या रोल है वो पढ़ सकते हो, क्योंकि स्टेट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल हालांकि इसके बारे में बात की गई है कि ट्रिब्यूनल बना जाएगा, स्टिल दे रेफर टू दीज सुप्रीम कोर्ट्स। एनीवेज, बाकी हमारी अभी 6 बजे भी क्लास है, आई थिंक 6 o'clock वी आर हैविंग वन मोर क्लास। तो 6 बजे का जो सेशन होगा उसमें सबसे पहले मैं आपको बीएल फाडिया के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं पहले वो बता दूंगी। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं जो। बाकी कुछ पीडीएफ में शेयर करूंगी आज आप लोगों के साथ में, बीएल फाडिया की पीडीएफ एक अपलोड कर दूंगी कुछ इम्पोर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बेलिस एंड स्मिथ की कुछ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं which I want you to study, that also I'll post. So this is it for today, this is it for federalism. थैंक यू वेरी मच। बाकी इसको आप कवर करेंगे बीएल फाटिया से, फेडरलिज्म को। बाकी देखिए फैक्चुअल बहुत ज्यादा, जितना एनालिटिकल था उस हिसाब से मैंने आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस जो मैंने देने थे मैंने आज आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं। आई हैव डिस्कस दोस, कौन कौन से स्कॉलर्स हैं और इनके क्या क्या व्यूज रहेंगे। सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट आप इसमें कवर कर सकते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कौन से हैं, लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कोई डिस्प्यूट रहा तो
ये सभी चीजें आपको कवर करनी है। ये तो पॉलिटी में भी कवर हो जाएंगे हमारी आईएमपी सेक्शन में। मेनली हमारे लिए पीएसआईआर में जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है एक्सपर्ट ओपिनियन पे ज्यादा ध्यान देना, बाकी सब चीजें तो हम पॉलिटी सेक्शन में कवर कर ही लेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।